औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारी खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर है डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इन आल्सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन और वी कैन से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर द लिक्विड्स। तो इन दोनों पे हम बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, प्रॉपर्टीज इसकी बहुत सारी है, लेकिन जो फेमस वन है जिससे स्टूडेंट्स को इजी पता चल जाता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और तीनों स्टेट्स को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो बेसिकली उनको इंटरमोलिकुलर जो उनके दरमियान अट्रैक्शन है उसके बेस पे कर लेते हैं, और उसी अट्रैक्शन जो है ना वो इसको मोशन को जन्म देती है। तो मोशन के लिहाज से हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गैसेस होते हैं जिसमें रैंडम मोशन होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वहां पे बहुत कम होती है। सेकंड, हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, तो वहां पे मोशन बहुत ज्यादा मतलब मिनिमाइज की जाती है, बहुत कम मोशन वहां पे होती है। लिक्विड इस तरह फ्लो नहीं कर सकते जिस तरह गैस मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं और आपस में कोलिजन करते हैं। एंड द थर्ड वन इज सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को अगर हम मतलब उसकी बात करें तो सॉलिड्स हमारे पास उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांगेस्ट होते हैं अमंग द ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ऑल दो स्टेट्स ऑफ मैटर 6 है, लेकिन हम फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे जो हम मतलब उससे बहुत यूज टू है। तो सॉलिड में फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पे टाइटली बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल और वो मूव नहीं कर सकते। यू नो दैट there is to and fro motion exists or vibration exists only there. So यहाँ पे इनका मतलब ये कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, आप जिस भी कंटेनर में डाल लेंगे तो उसका शेप ये इख्तियार कर लेता है। वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट यू कैन से कि नेग्लिजिबल होते हैं, गैसेस की तरह कंप्रेशन का ज्यादा इसमें नहीं होता। एनी हाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट। तो अगर हम बात करें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन पे हम पहले बात कर लेते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन लिक्विड्स के लिए क्या है। तो लिक्विड्स के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन फॉर लिक्विड्स, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी आप लिक्विड इज व्हाट लेस देन गैसेस। इस पॉइंट का क्या मतलब है, आप लोगों को पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ना वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो जब ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो यहां पे हमारे पास इनके दरमियान मोशन उतनी नहीं होती जितनी हमारे पास गैसेस में होती है। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल में फ्री स्पेसेस होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं और वो बड़ा फ्रीली मोशन करके जो है ना वो एक दूसरे के साथ मतलब यह है कि टकराते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन, तो लिक्विड का मोशन जो है ना वो कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस। लेकिन अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी आप लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड, तो ये ग्रेटर होगी क्योंकि सॉलिड में फिर इससे भी कम है, वहां पे तो बिल्कुल भी मोशन नहीं होती, वहां पे बिल्कुल भी मोशन नहीं होती। तो लिहाजा अगर हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें हमारे पास ये गैस पार्टिकल है, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा होगा तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमारे पास हाफ mv² के बराबर है। तो यहां पे v जो है ना ये वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। तो इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी देखिए यहां तक आ सकता है, 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 यहां पे कोई और पार्टिकल है तो वहां तक आ सकता है। वाइल इन केस ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड में फिर आप लोगों को पता है कि इस तरह लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब लेयर की फॉर्म में ये हमारे पास है लिक्विड्स, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल के हाफ mv² के बराबर ये भी है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहां पे या यहां पे ये बहुत लिमिटेड मोशन कर सकता है। और फिर अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड में तो इससे भी कम हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल इस तरह टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है।
तो सॉलिड्स में तो फिर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये तो बहुत कम होगा, क्योंकि सॉलिड के भी काइनेटिक एनर्जी वही हमारे पास हाफ mv² के बराबर होगी। तो वहां पे तो हमारे पास मोशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, टू एंड फ्रो मोशन होता है, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो अगर ऑन द बेसिस आप काइनेटिक एनर्जी हम बात करें तो फिर हमारे पास सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो गैसेस में है, उसके बाद लिक्विड्स हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास सॉलिड्स हैं, और दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया। ओनली मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ दे आर स्ट्रॉन्ग द मॉलिक्यूल विल नॉट मूव दैट मच, in which case these forces are weak, which in case of gases these forces are much weaker. सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन कौन से हैं? तो ये हमारे पास है डाइपोल, डाइपोल, ठीक है। सेकंड हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और थर्ड हमारे पास है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमारे पास होते हैं, ये बेसिकली किस में स्ट्रांग होते हैं? तो लिक्विड्स में ये फोर्सेस क्या होंगे? यस, स्ट्रांग होंगे एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू गैसेस ये लिक्विड में स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्री मोशन नहीं कर सकते, जिस तरह हमने गैसेस में बात की कि वहां पर रैंडम मोशन होता है और वो स्ट्राइकिंग करते हैं और कोलिजन उनकी इलास्टिक होती है। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल आर क्लोज टुगेदर, आर क्लोज together and there are no empty spaces, and there are no empty spaces। मतलब यह है कि मॉलिक्यूल हमारे पास एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और इनमें जो है ना वो एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये लेयर की फॉर्म में मोशन करते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट विल बी, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डिफिकल्ट टू कंप्रेस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास गैसेस जो है ना वो उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान फ्री स्पेसेस होते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपके पास ये है कि मतलब 12 kg का सिलेंडर है और उसमें आप 1 kg गैस डाल लेते हैं तो वो पूरे गैस सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो 1 kg गैस जो है ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और आपके पास मैक्सिमम सिलेंडर वो फ्री हो जाएगा, मतलब आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल के दरमियान देखिए फ्री स्पेसेस है, तो इनको आप मतलब यह है कि एक दूसरे करीब लेके तो आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम वो आ जाएगा, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि लिक्विड, जिस तरह जो है ना वो लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट मोशन, आर इन कांस्टेंट मोशन एंड स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। हमने बात की थी कि लिक्विड में हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड में हमारे पास लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। लिक्विड हमेशा जो है ना वो इस तरह लेयर की फॉर्म में मूव कर रहा होता है, स्लाइडिंग इसकी इस तरह हो रही है। आपने विस्कोसिटी में पढ़ा होगा कि वहां पे मोशन किस तरह होती है, ये स्लाइड्स जो लेयर है एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करके एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के मोशन को सपोर्ट करके ये आगे जा रहे होते हैं। तो लिहाजा लिक्विड में ये वाला फिनोमेना होता है। एंड दैट्स व्हाई दे हैव नो डेफिनेट शेप,
अब ये लेयर्स ही जो है ना, इसकी वजह से लिक्विड का कोई शेप नहीं होता और आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उस कंटेनर का शेप इख्तियार करेगा। एंड कैन अटेन द शेप ऑफ कंटेनर, कि आप जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी का शेप इख्तियार करेगा। सो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड कैन अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर, के आप जिस भी मतलब कंटेनर में इसको डालेंगे, जिस तरह के भी आप बर्तन में इसको डालेंगे, ये उसी का शेप इख्तियार कर लेता है। तो अगर आपसे को पूछे कि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी क्यों है, आप उनसे कह देना कि इसमें कांस्टेंट मोशन होता है, लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स जो है ना ये स्लाइडिंग करते हैं, और इसी की वजह से मतलब यह है कि ये कोई प्रॉपर शेप अटेन नहीं कर सकते अपना, जिस तरह सॉलिड में होता है। लिहाजा आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे तो ये उसी का, क्योंकि इसमें फ्लो की सलाहियत है, इसमें फ्लो की सलाहियत है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है ना वो इसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज में क्या है, तो सिंपल प्रॉपर्टीज में हमारे पास है आप सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताएं कि डिफ्यूजन, बायो वाले स्टूडेंट्स को, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होता है कि डिफ्यूजन का फिनोमेना किस तरह होता है। डिफ्यूजन हम कहते हैं, एक इफ्यूजन होता है, एक डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में हम बात करते हैं कि जब हम गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल को मतलब यह है कि इस तरह छोड़ लेते हैं और टू मीडियम्स उस वक्त तक एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं थ्रू अ होल, के या जो जब तक वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो जाते और होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन जाता। ठीक है, जिस तरह मैं आपको इसके सिंपल एग्जांपल देता हूं। इफ्यूजन ये है कि एक मीडियम थ्रू अ पोर, वहां से मॉलिक्यूल वन बाय वन निकलते हैं, उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। जब परफ्यूम की स्प्रे करते हैं ना, तो उस वक्त जो नोजल से, जो परफ्यूम का जो नोजल है, जो 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 छोटा सा जो सुराख आपको नजर आ रहा होता है, पहले तो आप यह है कि होल और पोर में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। होल हम उसे कहते हैं विच वी कैन सी विद द नेकेड आई। ठीक है, कि हाँ ये एक सुराख है या ये एक होल है, ये आपको नजर आ रहा है। पोर वी कांट सी दैट, जिस तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्लूइड्स को पास कर लेता है लेकिन हमें उसमें होल नजर नहीं आते, एक्चुअली उसमें पोर्स होते हैं, या जो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, या पश्तो में हम उसको जो मंगे वगैरह कहते हैं, उनमें भी पोर्स होते हैं, हमें नजर नहीं आते लेकिन उसमें मतलब होते हैं, और उससे जो है ना वो पार्टिकल्स पास हो जाते हैं वन बाय वन। लिहाजा जब ये परफ्यूम की स्प्रे हम करते हैं तो जिस वक्त ये नोजल से परफ्यूम निकल रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं इफ्यूजन। फिर ये परफ्यूम जो है ना वो पूरे कमरे में या आपके सराउंडिंग में फैल जाता है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। लिक्विड गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, सबसे, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, और डिफ्यूजन का फिनोमेना है ही मॉलिक्यूल के मोशन से। अगर मॉलिक्यूल की मोशन नहीं है तो डिफ्यूजन नहीं है। अब लिक्विड में भी डिफ्यूजन होती है, लेकिन लिक्विड में डिफ्यूजन जो है ना वो कम होती है एज कंपेयर टू, देखिए लिक्विड में जो हमारे पास डिफ्यूजन है वो कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू गैसेस। और सॉलिड में, सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड में डिफ्यूजन जो है ना वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो लिहाजा लिक्विड में डिफ्यूजन होती है लेकिन गैसेस के मुकाबले में बहुत कम है और सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या चीज है? किसी चीज को कंप्रेस करना, अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसके वॉल्यूम को कम करते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, दबाना। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके किसी चीज के वॉल्यूम को रिड्यूस करना, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जो है ना वो लिक्विड्स में क्या होता है, वो लिक्विड में कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम बात करें तो गैसेस में सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद लिक्विड्स में होता है किसी हद तक, और लिक्विड में स्ट्रांग होता है सॉलिड के मुकाबले में। सॉलिड में तो फिर बहुत ही कम हो जाते हैं। मोस्टली सॉलिड के ऊपर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा।
तो लिक्विड में हमारे पास कंप्रेशन होता है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है, बट एज कंपेयर टू सॉलिड फिर ज्यादा होता है, फिर जो है ना अप्रिशिएबल होता है, प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास जो है ना वो आता है एक्सपेंशन। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यहां पे तीन तरह का है। एक्सपेंशन यहां पे, एक्सपेंशन हम कहते हैं फैलाव को, जब एक चीज स्प्रेड होती है थ्रू आउट, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। तो अगर हम यहां पे बात करें कि ये हमारे पास सपोज करें एक कंटेनर है, ठीक है, अब ये कंटेनर स्टील का बना हुआ है, ये कंटेनर, और इसमें जो है ना वो ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये हमारे पास इसमें लिक्विड है। अब यहां पे होता एक्चुअली क्या है, अब इसको हम हीट दे रहे हैं। जब हम इसको हीट देंगे तो स्टार्ट में ये स्टील का जो टैंक होगा, ये पहले जो है ना वो मतलब इसका वॉल्यूम पहले इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हीट जो है ना ये स्टील का टैंक एब्जॉर्ब करेगा, ये स्टील का टैंक एब्जॉर्ब करेगा। जब ये स्टील का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पे जो लेयर होगी लिक्विड की वो नीचे आ जाएगी। वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम स्प्रेड हो गया ना। आप देखिए, आप कंटेनर को मतलब कर रहे हैं, उसमें लिक्विड सेंटर में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है तो वहां पे लिक्विड की लेयर नीचे आ गई है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो थोड़ा सा जो कंटेनर है वो थोड़ा सा और ओपन हो गया। तो जैसे ही वो ओपन होगा लिक्विड का जो लेयर है वो नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो टेम्परेचर जाएगा कंटेनर को, उसके बाद फिर ये हीट देगा वाटर को, और फिर वाटर का वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। तो एक्सपेंशन दोनों केसेस में होती है, लेकिन पहले स्टील टैंक में होगी, उसके बाद फिर जो है ना इस वाटर में होगी। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन हमारे पास जो है ना वो जी दो तरीके से हो सकता है। एक को हम कहते हैं जिस तरह हमारे पास जब ये लिक्विड का मतलब आ जाता है एक्सपेंशन, तो इसको हम कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। अपेरेंट एक्सपेंशन, ठीक है, ये सिर्फ लिक्विड का मतलब यह है कि उसमें एक्सपेंशन आया। लेकिन अगर हम लिक्विड प्लस कंटेनर दोनों की एक्सपेंशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपेरेंट एक्सपेंशन और एब्सोल्यूट एक्सपेंशन में क्या फर्क है, तो आप उनसे कह देना कि इसको हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, टोटल वॉल्यूम। आप उनसे कहते हैं कि जब लिक्विड की एक्सपेंशन हो जाती है तो वी नो दैट कि हम इसका इंटरमीडिएट लेयर मालूम नहीं कर सकते। हम इसका मतलब यह है कि इनिशियल लेयर क्या था और फाइनल लेयर क्या है, हम ये दोनों लेयर मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसके इंटरमीडिएट लेयर को हम मालूम नहीं कर सकते। तो जब हम इस लिक्विड के इनिशियल और फाइनल लेयर को मालूम करेंगे तो इसको हम कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। फिर जब हम कंटेनर में कितने वॉल्यूम में कितने इंक्रीज आया है और लिक्विड के वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया है, इन दोनों को जब हम मतलब मालूम करते हैं तो इसको हम टोटल वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि लिक्विड और कंटेनर दो चीजें थी, दो मीडियम्स थे हमारे पास, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, दोनों में चेंज आया, लिहाजा हम दोनों के वॉल्यूम को जब मालूम करते हैं तो इसको हम टोटल वॉल्यूम कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एक्सपेंशन, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। अब आपको मैं यहां पे एक मतलब बता दूं कि स्टील का कंटेनर क्विकली एक्सपेंड होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि यहां पे इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड की ज्यादा है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए कि अपेरेंट एक्सपेंशन या एब्सोल्यूट एक्सपेंशन, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे, अपेरेंट एक्सपेंशन। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर बोथ इंक्रीज इज कॉल्ड, तो आप कहेंगे कि मतलब एब्सोल्यूट। आपको चेंज भी, इंक्रीज की बजाय आपको चेंज भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंजेस, तो अपेरेंट एक्सपेंशन। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर चेंजेस, तो एब्सोल्यूट एक्सपेंशन, इसको हम फिर कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका था। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द फोर्थ वन, वो है क्या, मोशन।
फोर्थ वन हमारे पास है मोशन। तो मोशन का तो आप लोगों को पता ही है कि लिक्विड का मोशन किस तरह होता है। लिक्विड का मोशन जो है ना वो बहुत लिमिटेड होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है। इसको हम कहते हैं ज़िग मोशन भी करता है और ब्राउनियन मोशन भी करता है। ठीक है, जो ब्राउनियन साइंटिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंट किया, तो दोनों तरह के मोशन इसमें होते हैं, लेकिन इसका मोशन ओवरऑल क्या होता है, लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू मतलब यह है कि गैसेज में फिर जो है ना वो हमारे पास हाई मोशन होता है, क्योंकि वहां पे फ्री स्पेस ज्यादा होते हैं, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं और लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। लिहाजा इसमें जो हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास मोशन कम होता है, सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होता है, लेकिन गैस के मुकाबले में कम होता है। और फिर हमारे पास इसके काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उस पर हम थोड़ा सा उसके लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन KMT ये हमारे पास आ गई है, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन KMT। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन, मैंने आप लोगों से कहा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं। क्या होते हैं, वीक होते हैं। वाइल इन केस ऑफ लिक्विड्स, इनके दरमियान जो काइनेटिक मोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, अब देखें ये हमारे पास लिक्विड थे, अब इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब यहां पे इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास लिक्विड्स की क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, और अगर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते तो लिहाजा इनकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर इनकी वेलोसिटी कम है तो हाफ mv² के ये बराबर है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी कम होगी तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी। अब गैसेस में जो मोशन फ्री होता है तो वहां पे मॉलिक्यूल बहुत ओपनली रैंडमली वो मोशन कर सकते हैं, उनकी स्ट्राइकिंग होती है, तो वहां पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी वो लिक्विड से भी कम है, क्योंकि वहां पे और भी मोशन लिमिटेड है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी अगर मूवमेंट कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर मूवमेंट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लिहाजा इन दोनों की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। आप एक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां पे ये इक्वेशन जहन में रखना है। अब लिक्विड्स में जो है ना हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, 3 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। कुछ लिक्विड्स में हमारे पास जो है ना वो डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। कुछ लिक्विड्स में हमारे पास जो है ना वो क्या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ये मतलब ये है कि सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और एंड में हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। तो लिहाजा यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से इसके जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड मूवमेंट, दैट लिमिटेड मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी लो एज कंपेयर टू गैसेस एंड विल बी हाई एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। सो अगर हम KMT पे इनकी बात करें तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन भी इसका किया है कि किस तरह मतलब यह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसके ऊपर सूटेबल है, कौन कौन से पोस्टुलेट्स को ये ओबे कर रहा है, कौन कौन से पोस्टुलेट से ये डिविएशन कर रहा है। फिर यहाँ पे हमने इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज थी, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन वगैरह, हमने उस पर भी बात की। ठीक है, आप डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों ऐड कर सकते हैं कि इनकी इफ्यूजन भी लिमिटेड है एज कंपेयर टू द गैसेज। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगा। अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट एरिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।